नमस्कार। 1 फरवरी को देश का केंद्रीय बजट पेश होने वाला है और आज हम उसी पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कई स्रोत हैं। कुछ आर्थिक रणनीतियों पर बात करते हैं, कुछ आम आदमी की उम्मीदों पर और कुछ बजट की शब्दावली को भी आसान बनाते हैं। पर ये सिर्फ एक और बजट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऐतिहासिक है। हाँ, क्योंकि ये 60 साल पुराने आयकर कानून की जगह लेने वाले नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 से ठीक पहले का आखिरी पूर्ण बजट है। जी, तो इस बजट की नींव पर अगला बड़ा टैक्स सुधार खड़ा होगा। तो हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि इस बजट में क्या हो सकता है, किन बड़े बदलावों की नींव रखी जा सकती है और इसका हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। और ये समझना भी जरूरी है कि ये बजट किस माहौल में आ रहा है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था काफी मजबूती दिखा रही है। हाँ, आंकड़े तो यही कहते हैं। जुलाई-सितंबर 2025 की तिमाही में हमने 8.2% की विकास दर देखी, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। और ये तब है जब अमेरिकी टैरिफ जैसे बाहरी दबाव भी मौजूद हैं। तो एक तरह से सरकार के पास एक स्थिर आधार है। बिल्कुल, जिस पर वो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के अपने दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए कुछ बड़े और साहसिक कदम उठा सकती है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस बार भी माईगव इंडिया पोर्टल के जरिए आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। हाँ, जो दिखाता है कि नीति निर्माण में सबकी भागीदारी की कोशिश की जा रही है। चलिए, चर्चा शुरू करने से पहले एक बुनियादी बात साफ कर लेते हैं। हम सब बजट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर हमारे सोर्सेज में एक दिलचस्प जानकारी है। फ्रांसीसी शब्द बुगेट वाली। हाँ, बिल्कुल, जिसका मतलब होता है छोटा चमड़े का थैला। जी, पुराने जमाने में वित्त मंत्री अपने दस्तावेज इसी तरह के थैले में रखते थे और वहीं से ये शब्द सरकार के सालाना आय व्यय के ब्यौरे के लिए इस्तेमाल होने लगा। हालांकि हमारे संविधान में बजट शब्द का कोई जिक्र नहीं है। अनुच्छेद 112 इसे वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है। सीधी सी बात है, यह सरकार की 1 साल की अनुमानित आमदनी और उसके खर्चों का एक विस्तृत लेखा जोखा है। ठीक है, तो इस वार्षिक वित्तीय विवरण से देश क्या उम्मीद कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार का पैसा कहाँ जाएगा? और स्रोत साफ इशारा कर रहे हैं कि जोर बाहरी निर्भरता कम करने और देश को अंदर से मजबूत बनाने पर है। इसमें 2 बड़े स्तंभ उभर कर आ रहे हैं, है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा, और दूसरा रक्षा। तो पहले बुनियादी ढांचे की बात करते हैं। देखिए, बुनियादी ढांचे पर फोकस बहुत स्पष्ट है। खासकर सड़कों, राजमार्गों और ग्रामीण विकास पर भारी निवेश की उम्मीद की जा रही है। आंकड़ों में ये कैसा दिखता है? अगर हम आंकड़ों को देखें तो अकेले सड़क और राजमार्ग मंत्रालय का 2025-26 का बजट आवंटन था 2,87,333 करोड़। और इसमें और इजाफा होगा, लगभग तय है। लेकिन आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण है जमीन पर दिख रहा असर। 2013-14 में हमारे देश में रोजाना औसतन 11.6 किलोमीटर सड़कें बन रही थी। 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया है। ये तो लगभग 3 गुना की छलांग है। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? मतलब जब लॉजिस्टिक्स का समय और लागत कम होती है तो अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ता है? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सोचिए, जब एक ट्रक किसी शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने में 1/3 कम समय लेता है, तो सब्जियों से लेकर स्मार्टफोन तक हर चीज की ढुलाई की लागत कम हो जाती है। बिल्कुल, ये असल में महंगाई पर एक अप्रत्यक्ष लगाम कसने जैसा है। इससे मेड इन इंडिया उत्पाद न केवल देश में सस्ते होते हैं, बल्कि वैश्विक बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी भी बनते हैं। और पीएम गति शक्ति का जिक्र कई बार आता है। इसे सरल भाषा में कैसे समझें? क्या ये कोई नई सड़क बनाने की योजना है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। आप इसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एक तरह का गूगल मैप समझ सकते हैं। अच्छा, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रेलवे, सड़क, गैस पाइपलाइन, टेलीकॉम केबल जैसे सभी मंत्रालयों को एक साथ लाता है। मकसद ये है कि सड़क बनाने के बाद किसी और विभाग को केबल बिछाने के लिए उसे फिर से न खोदना पड़े, जिससे हजारों करोड़ रुपए और बहुत सारा समय बचता है। जी, ये विकास को एक समन्वित तरीके से आगे बढ़ाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। तो एक तरफ देश को सड़कों और बुनियादी ढांचे से अंदरूनी तौर पर मजबूत किया जा रहा है और दूसरा स्तंभ था रक्षा। हाँ, बाहरी सुरक्षा। और यहाँ कुछ बहुत महत्वाकांक्षी प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। जैसे कि पहला, रक्षा बजट में पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ाने पर जोर है। यानी वेतन और पेंशन जैसे रोजमर्रा के खर्चों के बजाय नए हथियार, नए जहाज और नई तकनीक पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाए। बिल्कुल,
लक्ष्य है कि इस हिस्से को मौजूदा 26.4% से बढ़ाकर 30% किया जाए। और इसमें देश के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट की भी कोई भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका। दूसरा बड़ा सुझाव हमारे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के बजट में कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की वृद्धि का है। तो मतलब सिर्फ खरीदना नहीं, बनाना भी है। बिल्कुल। हम भविष्य की रक्षा तकनीकों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें, बल्कि खुद उनका विकास करें। और तीसरा बड़ा कदम है रक्षा उत्पादन का विकेंद्रीकरण। इसका क्या मतलब हुआ? अभी तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में पहले से ही रक्षा औद्योगिक गलियारे हैं, तो एक और नए गलियारे की क्या जरूरत है? सवाल बहुत अच्छा है। रणनीति ये है कि पूर्वी भारत की जो भारी इंजीनियरिंग क्षमता है उसका इस्तेमाल किया जाए, जो अब तक रक्षा उत्पादन से ज्यादा नहीं जुड़ी थी। अच्छा। तो वहां एक नया रक्षा औद्योगिक गलियारा बनाने का प्रस्ताव है। इससे न सिर्फ रक्षा उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि उस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। और शायद सबसे बड़ा लक्ष्य है रक्षा निर्यात का। हाँ, एक रक्षा निर्यात संवर्धन परिषद बनाने का सुझाव है, जिसका एक ही मकसद होगा। क्या? 2028-29 तक 50,000 करोड़ का रक्षा निर्यात हासिल करना। 50,000 करोड़, ये तो सुनने में बहुत बड़ा लक्ष्य लगता है। क्या ये यथार्थवादी है? लक्ष्य निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी है। अभी हमारा रक्षा निर्यात इससे काफी कम है। सबसे बड़ी बाधाएं हैं वैश्विक बाजार में स्थापित खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा और कुछ उत्पादों में गुणवत्ता और लागत को लेकर चुनौतियां। लेकिन सरकार की सोच ये है कि मेक इन इंडिया के तहत जो घरेलू क्षमता विकसित हुई है उसे अब निर्यात की दिशा में मोड़ा जाए। अगर ये लक्ष्य हासिल होता है तो भारत सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि एक बड़ा रक्षा निर्यातक भी बन जाएगा। चलिए अब बजट की कुछ तकनीकी बातों पर आते हैं। एक शब्द जो हम हर साल सुनते हैं वो है राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। इसे बहुत सरल तरीके से समझा जा सकता है। ये सरकार की कुल आमदनी और कुल खर्चे के बीच का अंतर है। मतलब अगर सरकार की आमदनी 100 रुपए है और खर्चा 110, तो 10 रुपए का जो अंतर है वही राजकोषीय घाटा है। ये बताता है कि सरकार को अपने खर्चे पूरे करने के लिए कितना उधार लेना पड़ेगा। और इसी से जुड़ा एक और शब्द है राजकोषीय सुदृढ़ीकरण या फिस्कल कंसोलिडेशन। इसका क्या महत्व है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है, ये सिर्फ एक अकादमिक शब्द नहीं है। इसका मतलब है इस घाटे को यानी उधार को धीरे धीरे कम करना। क्यों जरूरी है ये? ये इसलिए जरूरी है ताकि देश श्रीलंका या पाकिस्तान जैसे कर्ज के जाल में ना फंसे, जहां सरकार की ज्यादातर कमाई पुराना कर्ज चुकाने में ही चली जाती है। तो राजकोषीय सुदृढ़ीकरण किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। भविष्य की तैयारी में एक और बड़ी चुनौती जिसका जिक्र हमारे स्रोत कर रहे हैं वो है चीन पर हमारी निर्भरता, खासकर कुछ अहम क्षेत्रों में। बिल्कुल, ये भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक बहुत ही रणनीतिक मुद्दा है। आज हम लिथियम और कोबाल्ट जैसे कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए लगभग 100% चीन पर निर्भर हैं। और ये वो खनिज हैं जो हमारे स्मार्टफोन की बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों और सेमीकंडक्टर चिप्स में इस्तेमाल होते हैं। सही कहा। लिथियम और कोबाल्ट भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए वही हैं जो 20वीं सदी में तेल था। जिसके पास इनका नियंत्रण है वो टेक्नोलॉजी की दौड़ में आगे रहेगा। तो इसके लिए क्या करने का सुझाव है? इसके लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन 2025 को मजबूत करने और ये बहुत दिलचस्प है, खनन से निकले अपशिष्ट से इन खनिजों को निकालने के लिए एक टेलिंग्स रिकवरी कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया गया है। एक मिनट, मतलब हम सिर्फ नई खदानें नहीं खोज रहे हैं, बल्कि जो कचरा माना जाता है उससे भविष्य की अर्थव्यवस्था का सोना निकाल रहे हैं। बिल्कुल सही। ये वेस्ट टू वेल्थ का एक बेहतरीन उदाहरण है। कमाल है। इसके अलावा ड्रोन जैसी उभरती टेक्नोलॉजी के लिए भी एक बड़ा पुश देखने को मिल सकता है। ड्रोन के लिए किस तरह का पुश? उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन यानी PLI योजना के जरिए। इसका सीधा मतलब है कि सरकार कहती है आप भारत में जितना ज्यादा ड्रोन का उत्पादन और निर्यात करेंगे, हम आपको उतना ज्यादा वित्तीय प्रोत्साहन देंगे। अच्छा। इस योजना के लिए आवंटन को 120 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। यह दिखाता है कि सरकार भविष्य की टेक्नोलॉजी पर बड़ा दांव लगाना चाहती है। तो एक तरफ बड़े रणनीतिक लक्ष्य है और दूसरी तरफ भविष्य की तैयारी। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा लोगों से जुड़ा है, टैक्स और मध्यम वर्ग की उम्मीद है। हाँ, और ये बजट इस लिहाज से और भी खास है क्योंकि ये नए इनकम टैक्स एक्ट से ठीक पहले आ रहा है। तो टैक्स पेयर्स की उम्मीदें क्या हैं? देखिए, टैक्स पेयर्स खासकर नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग की कुछ उम्मीदें हैं जो दशकों से चली आ रही हैं।
इनमें 5 मांगे सबसे प्रमुख हैं। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। पहली और शायद सबसे आम उम्मीद क्या है? पहली उम्मीद है धारा 80 के तहत मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ाने की। अभी ये सीमा 1.5 लाख रुपए है, जो कई साल पहले तय की गई थी। तब से अब तक महंगाई और लोगों की आय काफी बढ़ गई है, लेकिन ये सीमा वहीं की वहीं है। इसी तरह स्वास्थ्य बीमा पर धारा 80D के तहत मिलने वाली छूट भी आज के समय में इलाज के बढ़ते खर्चों को देखते हुए बहुत कम लगती है। ये मांग तो सच में सालों से चल रही है। सरकार इसे अब तक क्यों नहीं बढ़ा पाई है? क्या राजस्व का नुकसान एक बड़ी चिंता है? निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा संतुलन साधने वाला काम है। 80C की सीमा बढ़ाने से लाखों करदाताओं को फायदा होगा, लेकिन इससे सरकारी खजाने पर सीधा असर पड़ेगा। तो सरकार को ये देखना होता है कि वो लोगों को राहत देने और देश के विकास के लिए संसाधन जुटाने के बीच संतुलन कैसे बनाएं। ठीक है, दूसरी बड़ी उम्मीद क्या है? दूसरी उम्मीद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTG टैक्स में राहत से जुड़ी है। मतलब शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के निवेश पर लगने वाले टैक्स में। इससे क्या फायदा होगा? निवेशकों का मानना है कि इसमें राहत मिलने से छोटे और मध्यम निवेशक बाजार में ज्यादा पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ये सरकार के उस लक्ष्य के भी अनुरूप है, जहां वो चाहती है कि लोग बैंक डिपॉजिट के अलावा दूसरे वित्तीय साधनों में भी निवेश करें। और तीसरी उम्मीद फ्रीलांसरों और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी हुई लगती है। हाँ, ये TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की सीमा बढ़ाने को लेकर है। अभी होता यह है कि सरकार आपसे साल के शुरू में ही आपकी अनुमानित आय पर एडवांस में टैक्स ले लेती है और फिर साल के अंत में हिसाब करके अपना अतिरिक्त पैसा वापस मांगना पड़ता है। जी, ये एक तरह से सरकार को बिना ब्याज का लोन देने जैसा है। फ्रीलांसर और वरिष्ठ नागरिक चाहते हैं कि एडवांस कटौती कम से कम हो, ताकि उनके हाथ में ज्यादा नकदी रहे और उन्हें रिफंड के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। चौथी उम्मीद का ताल्लुक टैक्स विवादों से है, जो हमारे देश में एक बड़ी समस्या है। सही पकड़ा, लाखों टैक्स विवाद सालों तक अदालतों में अटके रहते हैं। इसके लिए एक तेज और पारदर्शी निपटान व्यवस्था की उम्मीद है। एक सुझाव दोहरी निपटान प्रणाली का है। ये क्या है? मतलब जो सरल या कम रकम वाले मामले हैं उनके लिए एक त्वरित ऑनलाइन प्रक्रिया हो, और जो जटिल मामले हैं उनके लिए एक विस्तृत प्रक्रिया। और आखिरी और पांचवी उम्मीद शायद सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि जो नया इनकम टैक्स कानून 2025 में आने वाला है, उसका ढांचा सरल, स्पष्ट और डिजिटल फ्रेंडली हो। मतलब करदाताओं को जटिल फॉर्म और अस्पष्ट नियमों से मुक्ति चाहिए। हाँ, ये बजट उस नए कानून की दिशा और सरकार की नीयत का एक बड़ा संकेत दे सकता है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? क्या ये बजट तय करेगा कि सरकार मध्यम वर्ग को केवल एक टैक्स आधार के रूप में देखती है, या फिर उसे आर्थिक विकास के एक अहम इंजन के रूप में? ये इस बजट का सबसे बड़ा सवाल होगा। इन कर सुधारों का सीधा असर घरेलू खपत पर पड़ेगा। अगर मध्यम वर्ग के हाथ में टैक्स छूट के जरिए ज्यादा पैसा बचता है, तो वो पैसा बाजार में खर्च होगा ना। बिल्कुल। इससे ऑटोमोबाइल, आवास, पर्यटन और दूसरी उपभोक्ता क्षेत्रों को सीधी गति मिलेगी। तो ये सिर्फ एक टैक्स सुधार नहीं, बल्कि खपत संचालित विकास की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो 2026-27 का ये बजट एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा पर भारी खर्च के जरिए भारत को भीतर से मजबूत करने पर जोर है, और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करके अर्थव्यवस्था को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। ये सब करते हुए राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखना और एक बड़े टैक्स सुधार से ठीक पहले मध्यम वर्ग की दशकों पुरानी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करना, ये एक बहुत ही जटिल संतुलन है। अंत में एक विचारणीय प्रश्न। हमने विशेषज्ञों के प्रस्तावों और बड़े क्षेत्रों की उम्मीदों पर विस्तार से चर्चा की, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बताया, सरकार ने आम जनता से भी माईगव पोर्टल पर सुझाव मांगे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी एक साधारण नागरिक का कोई छोटा विशिष्ट सुझाव नीति का हिस्सा बन जाए, तो वो क्या हो सकता है जिसका हमारे दैनिक जीवन पर अप्रत्याशित रूप से बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।